देखिएगा इस वीडियो में जो आपको साझेदारों से संबंधित क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। इससे पहले भी क्वेश्चन मैं अपनी पिछली वीडियो में करा चुका हूँ, ठीक है। उसका भी आप रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका देखिए इसमें क्वेश्चन आया है कि गत्यारोध द्वारा साझेदार होता है, ठीक है। गत्यारोध साझेदार, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। गत्यारोध साझेदार वह साझेदार होता है जिसे विशेष परिस्थिति में साझेदार मान लिया जाता है और वह साझेदारी में साझेदार नहीं होता है, परंतु उसे विशेष परिस्थिति में साझेदार मान लिया जाता है, उसे हम गत्यारोध द्वारा साझेदार होता है, यानी गत्यारोध साझेदार होता है, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डी हो जाएगा कि विशेष परिस्थिति में साझेदार, ठीक है। ऐसे साझेदार जो कि विशेष परिस्थिति में उसे साझेदार मान लिया जाता है वो गत्यारोध साझेदार होता है। आपका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक साझेदारी फर्म अवैध होती है जब, ठीक है, कब होती है कि जब कोई एक साझेदार शत्रु देश का हो तो हमारी साझेदारी फर्म क्या हो जाती है, अवैध हो जाती है। और हमारी साझेदारी अवैध होने के भी कई कारण होते हैं, ठीक है, कि जब साझेदारों की संख्या 2 से कम और अधिकतम 50 से अधिक हो जाती है तो भी साझेदारी अवैध हो जाती है, या हमारी साझेदारी जो उद्देश्य है वो अवैध कार्य के लिए किया जा रहा है तो भी हमारी साझेदारी अवैध मानी जाती है, या साझेदारी जो हमारी एक निश्चित समय के लिए की गई थी, ठीक है, और वह निश्चित समय समाप्त हो गया तब भी साझेदारी चलाई तब भी साझेदारी हमारी अवैध मानी जाती है, ठीक है। या ऐसा होता है कि आपके जो साझेदार हैं एक साझेदार को छोड़कर अन्य सभी साझेदार दिवालिया हो गए हैं तो भी हमारी साझेदारी अवैध मानी जाती है, ठीक है। तो इसमें सिर्फ ये दिया गया है कि एक साझेदारी फर्म अवैध होती है जब कोई एक साझेदार शत्रु देश का हो तो हमारी साझेदारी अवैध हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण साझेदारी संगठन में विद्यमान नहीं है, ठीक है। तो साझेदारी के संगठन में जो विद्यमान लक्षण यानी लक्षण नहीं होता है वो अविच्छिन्न उत्तराधिकार नहीं होता है, ठीक है। जबकि साझेदारी के लक्षण होते हैं असीमित दायित्व होता है, ये सही है आपका। एक समझौते द्वारा सृजन साझेदारी का होता है, ये भी सही है। और साझेदारी का जो पंजीकरण ऐच्छिक होता है ये भी आपका सही है, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है कि लक्षण साझेदारी संगठन का विद्यमान नहीं है, वो अविच्छिन्न उत्तराधिकार नहीं होता है आपका, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए तथा बी 5:3 के अनुपात में साझेदार हैं, सी प्रवेश करता है और नया अनुपात 4:2:2:2 तय हो जाता है। ए तथा बी का त्याग अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो इसमें त्याग अनुपात ए और बी का है, तो त्याग अनुपात जो होता है आपका कि पुराने अनुपात में से आप न्यू अनुपात घटा दीजिएगा, त्याग अनुपात आ जाएगा, ठीक है। देखिएगा ए और बी का न्याय, तो ए और बी का जो लाभ विभाजन अनुपात है 5:3 है, ठीक है। अगर हम इन्हें प्लस करते तो 8 हो जाता है, यानी कि ए का जो हो जाएगा 5/8 हो जाएगा और बी का 3/8 हो जाएगा। सी के प्रवेश होने पर जो नया अनुपात बना है वो 4:2:2 हो जाएगा, इन्हें अगर प्लस करते हैं तो हमारा 8 आ जाएगा, तो ए का 4/8 आ जाएगा, बी का 2/8 आ जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, देखिएगा कि त्याग अनुपात जो पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात, तो पुराना अनुपात जो है ए का जो है वो 5/8 है, देखिए 5/8 माइनस और जो नया अनुपात है 4/8 है, तो 5/8 अनुपात 4/8, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, क्योंकि इनके जो हर जो समान है यानी डिनोमिनेटर समान है, ठीक है, तो अगर एलसीएम लेंगे तो 8 ही आ जाएगा, ठीक है। तो इसे हम क्या कर देंगे 5 - 4 कर देंगे, ठीक है। 5 - 4 यानी कि 1/8 आ जाएगा, यानी कि 1/8 आ जाएगा ए का। ऐसे ही बी का ले लीजिएगा, बी का जो पुराना अनुपात है 3:8 है, ठीक है, 3:8 माइनस दूसरे जो नया अनुपात है 2/8 है, तो 2:8 आ जाएगा। इनका भी अगर एलसीएम लेंगे तो हमारा 8 ही आ जाएगा, ठीक है। तो एलसीएम सब समान है, हमारा डिनोमिनेटर समान है, तो हम क्या करते हैं जो न्यूमरेटर में से न्यूमरेटर घटा देंगे, ठीक है। तो 3 - 2, 3 में से 2 माइनस होगा तो 1 आ जाएगा, तो इनका भी क्या बी का जो त्याग अनुपात आ जाएगा 1/8 आ जाएगा, ठीक है। तो ए का जो त्याग अनुपात है 1/8, बी का 1/8 है, ठीक है, क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर समान है तो 1/1 आ जाएगा, ठीक है। ए और बी का त्याग जो अनुपात आ जाएगा वो 1:1 का आंसर आ जाएगा, यानी कि आपका आंसर सी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साझेदारी में अलिखित दायित्व को नए आर्थिक चिट्ठे में दिखाया जाता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि दायित्व, जितने भी दायित्व होते हैं वो आर्थिक चिट्ठे में दायित्व पक्ष में ही दिखाए जाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर आपका दायित्व पक्ष में ही हो जाएगा कि साझेदारी में अलिखित दायित्व को नए आर्थिक चिट्ठे में दिखाया जाएगा, दायित्व पक्ष में ही दिखाया जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है पी तथा क्यू साझेदार हैं जो 8:5 के अनुपात के रूप में लाभों का विभाजन करते हैं। 1 अप्रैल 2016 को आर को साझेदारी में प्रवेश दिया तथा नया लाभ विभाजन का अनुपात जो पी क्यू तथा आर में क्रम से 6:4:3 के रूप में निश्चित किया गया है। पी का त्याग अनुपात क्या होगा? ठीक है, तो इसमें त्याग अनुपात क्या है? तो जो इनका पुराना अनुपात है पी और क्यू का, जो साझेदार का पुराना अनुपात है वो 8:5 है। ठीक है, और जो नया अनुपात जो है पी क्यू आर का जो है वो 6:4:3 है। ठीक है, तो अब इसे हम कैसे निकालते हैं? क्योंकि हमें इसमें सिर्फ क्या कहा है, पी का त्याग अनुपात, यानी पी अपना त्याग अनुपात कितना करेगा। ठीक है, वो निकालना है। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिएगा इसमें जो पहले ओल्ड रेशियो जो है आपका वो पी और क्यू का जो ओल्ड रेशियो है 8:5 का है। ठीक है, इन्हें प्लस कर लेते तो इनका 13 आ जाएगा। ठीक है, न्यू रेशियो जो पी क्यू आर का है वो 6:4:3 है। ठीक है, और इनका भी अगर हम प्लस कर लेते हैं तो ये भी इनका 13 आ जाता है। ठीक है, तो त्याग अनुपात यानी सेक्रीफाइस जो रेशियो होता है वो होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, पी का जो ओल्ड रेशियो देखते हैं। पी का जो ओल्ड रेशियो आ जाएगा वो 8/13 आ जाएगा। ठीक है, 8 और इनका योग जो 13 है। ठीक है, 8/13 आ गया। और जो न्यू रेशियो में पी का जो रेशियो है वो 6/13 हो जाएगा। ठीक है, तो 8/13 माइनस 6/13 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, क्योंकि इनका अगर एलसीएम ले तो 13 ही आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इनका जो हर जो समान है, ठीक है, यानी कि डिनोमिनेटर समान है, तो क्या करते हैं, सिर्फ जो अंश है अंश में से अंश ही घटाकर इसका आंसर निकाल देते हैं। ठीक है, तो 8 में से 6 जाएगा, कितने में आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 2/13 तो पी का आ गया। ऐसे ही हमारा क्यू का करते हैं, तो क्यू का जो है वो हो जाएगा हमारा ओल्ड रेशियो 5/13। देखिए 5/13 माइनस ये न्यू में हो जाएगा 4/13। ठीक है, देखिए यहाँ भी आपके जो डिनोमिनेटर यानी कि हर समान है। ठीक है, तो ये हर समान है तो हर समान ऐसे रख दिया जाएगा। और 5 में से जब 4 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो Q का जो रेशियो आ जाएगा वो 1/13 आ जाएगा और P का जो 2/13 आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें सेक्रीफाइस रेशियो जो कहा गया कि P का 2/13 और Q का 1/13। ठीक है, क्वेश्चन में कहा गया था कि P का त्याग अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो P का त्याग अनुपात क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, यानी कि 2/13 हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाहर जाने वाले साझेदार को देय राशि आर्थिक चिट्ठे में प्रदर्शित की जाएगी। ठीक है, यदि कोई साझेदार अवकाश ग्रहण करता है या किसी कारणवश साझेदारी से बाहर जाता है, ठीक है, तो ऐसे साझेदार की जो देय राशि, ठीक है, ऐसे साझेदार की जो देय राशि आर्थिक चिट्ठे में वो ऋण के रूप में लिखी जाती है। ठीक है, किसमें, ऋण के रूप में यानी कि लोन के रूप में लिखी जाती है। तो आपका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साझेदारों का दायित्व होता है, यानी साझेदारों का साझेदारी में जो दायित्व होता है वो असीमित होता है। ठीक है, अनलिमिटेड होता है, क्योंकि साझेदारों को साझेदार का दायित्व चुकाने में उनकी पर्सनल संपत्तियों को भी यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो वो पर्सनल संपत्ति भी यूज कर सकते हैं, इसलिए साझेदारों का दायित्व जो होता है वो असीमित यानी कि अनलिमिटेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 या 2 से अधिक फर्मों का मिश्रण होता है तो इसे क्या कहा जाता है। ठीक है, जब 2 या 2 से अधिक फर्मों का मिश्रण होता है तो इसे एकीकरण कहा जाता है। ठीक है, परंतु एकीकरण में आपको एक बात भी ध्यान रखनी है कि जब 2 या 2 से अधिक फर्मों का मिश्रण होता है तो एकीकरण कहते हैं, परंतु इसमें जो 2 फर्मों का मिश्रण होता है उनका अस्तित्व जो होता है समाप्त हो जाता है और एक नई कंपनी बन जाती है। ठीक है, तो 2 या 2 से अधिक फर्मों का मिश्रण होता है तो इसे एकीकरण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी स्पष्ट समझौते के अभाव में साझेदारों को प्राप्त होता है। ठीक है, तो यदि किसी साझेदारी में कोई साझेदारी संलेख नहीं बना होता है, यानी कि स्पष्ट समझौता नहीं होता है, अभाव होता है उसका, तो ऐसी कंडीशन में लाभ हानि में बराबर हिस्सा होता है, यानी साझेदारों को जो अनुपात होता है लाभ हानि में वो बराबर हिस्से का अनुपात होता है। ठीक है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ठीक है, देखिएगा सबसे पहले दिया है इसमें कि साझेदारी में साझेदारों की न्यूनतम संख्या 3 होती है। ठीक है, यही आपका
जो कथन गलत है। क्यों? क्योंकि साझेदार में साझेदार की न्यूनतम संख्या जो कितनी होती है, 2 होती है। ठीक है। नेक्स्ट है कि प्राइवेट कंपनी में सदस्यों की न्यूनतम संख्या 2 होती है, ये आपका कथन सही है। एकांकी व्यापार व्यावसायिक संगठन का प्राचीनतम रूप है, ये भी आपका कथन सही है। सार्वजनिक कंपनी का पंजीकरण कराना अनिवार्य होता है, ये भी आपका कथन सही है। ठीक है। तो ये कथन आपका गलत है कि साझेदार में साझेदार की संख्या न्यूनतम कितनी होती है, 3 होती है। नहीं कि साझेदार में साझेदार संख्या न्यूनतम संख्या 2 होती है। ठीक है। और ये मैं और आपको बता दूं कि सामान्य साझेदारी में साझेदार की अधिकतम संख्या कितनी होती है, 20 होती है। ठीक है। और बैंकिंग अगर साझेदारी होती है तो उसकी अधिकतम संख्या, बैंकिंग कंपनी में अधिकतम संख्या आपकी 10 होगी। और अगर क्वेश्चन पूछा जाता है 2013 के अनुसार, ठीक है, 2013 के अनुसार सामान्य साझेदारी में अधिकतम साझेदारों की संख्या कितनी होगी, तो 100 होती है। और अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि 2014 के अनुसार, ठीक है, 2014 के अनुसार साझेदारों की अधिकतम संख्या वो होती है आपकी 50 तक सीमित होती है। ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन था, तो इसमें कथन आपका ए गलत है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साझेदारी फर्म का पंजीयन। ठीक है। तो साझेदारी फर्म का पंजीयन जो होता है वो ऐच्छिक होता है। ठीक है। देखिएगा साझेदारी ने फैसला दिया गया इसमें कि भारतीय साझेदारी अधिनियम के अनुसार अनिवार्य है, नहीं। ठीक है। भारतीय आयकर अधिनियम के अनुसार अनिवार्य है, ये भी गलत है आपका। भारतीय कंपनी अधिनियम के अनुसार अनिवार्य है, ये भी आपका गलत है। ठीक है। इसमें क्या होगा कि साझेदारी फर्म का पंजीकरण जो होता है वो क्या होता है, ऐच्छिक होता है। यानी कि वो साझेदारों पर निर्भर करता है कि आप अपनी साझेदारी का पंजीकरण कराना चाहते हैं या नहीं कराना चाहते हैं। ठीक है। तो इसलिए साझेदारी का पंजीकरण क्या होता है, वो ऐच्छिक होता है, यानी साझेदारों पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए और बी एक फर्म में साझेदार हैं, उन्होंने सी को भावी लाभ के चौथाई यानी कि 1/4 हिस्से के लिए फर्म में साझेदार बनाया है। सभी साझेदारों का नया अनुपात वितरण क्या होगा। ठीक है। तो इसमें ए, बी और सी का जो नया अनुपात जो है वितरण क्या होगा वो निकालना है। ठीक है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि सी को जो बनाया गया है वो कितने भाग में बनाया गया है, वो 1/4 हिस्से में बनाया गया है। ठीक है। तो इससे हम पहले क्या है, शेष हिस्सा निकालेंगे। देखिएगा कि सी का भावी लाभ का हिस्सा 1/4 हो जाएगा। अब इस 1/4 में से हम जो शेष भाग निकालेंगे, ठीक है, ये हो जाएगा का 1 माइनस, ठीक है, 1/4। इससे हम क्या करते हैं, इससे इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है। तो 4 1 जा 4 और माइनस 1 हो जाएगा, यानी कि इसमें जब 4 में से जब 1 माइनस जाएगा 3/4 यानी 3/4 आपका आ जाएगा। ठीक है। बस अब इस 3/4 हिस्से 3/4 भाग में से ही ए और बी का हिस्सा निकालना। देखिएगा कि शेष लाभ के 3/4 भाग में से ए का हिस्सा, ठीक है, तो 3/4 तो आपका ये आ गया। ठीक है, शेष हिस्सा था। अब इसमें जो आपका जो, क्योंकि देखिएगा कि इसमें ये दिया गया है ए और बी का जो वितरण नहीं दिया गया है, इसलिए इसमें क्या करा गया है, ए और बी का जो अनुपात हो जाएगा वो 1/2 1/2 यानी बराबर बराबर हो जाएगा। ठीक है। तो इसलिए 3/4 गुणे 1/2। ठीक है। अब इनमें मल्टीप्लाई है तो इसकी अंश की यानी कि न्यूमरेटर न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई कर लेंगे, डिनोमिनेटर यानी कि हर की मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 3 1 जा 3 और 4 2 जा 8 हो जाएगा। ठीक है। ये ए का हिस्सा आ गया। ऐसे ही अब बी का निकाल लेंगे, 3/4 हिस्से में बी का हिस्सा हो जाएगा। तो 3/4 मल्टीप्लाई 1/2 ही हो जाएगा इसका। ठीक है। क्यों? क्योंकि ये भी मैंने बताया क्योंकि इसमें ए और बी का जो है हिस्सा वितरण नहीं दिया गया है, तो इसलिए से हम क्या करते हैं, समान ही मान लेते हैं, यानी कि 1/2 1/2 ही मान लेते हैं। ठीक है। ऐसे ही अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 जा 3 और 4 2 जा 8। ठीक है। तो इसका बी का जो हिस्सा आ जाएगा वो भी 3/8 हो जाएगा। ठीक है। तो अब ए और बी और सी का जो लाभ अनुपात क्या होगा, देखिएगा ए का 3/8 और बी का 3/8 और सी का जो 1/4 है। ठीक है। तो इसे 1/4 को यानी कि इसके समान करने के लिए हम क्या कर देंगे, इसे 4 को किसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसे ही 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। तो 1 2 जा 2 हो जाएंगे और 4 2 जा 8 हो जाएगा, यानी कि अब आपके डिनोमिनेटर जो समान हो जाएंगे। ठीक है। तो हमारा जो रेशियो निकल कर आ जाएगा वो 3 3 और कितना हो जाएगा 2 निकल कर आ जाएगा। ठीक है। तो ए और बी और सी का जो नया अनुपात होगा वो आपका अनुपात जो होगा 3:3:2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक फर्म में साझेदार, ठीक है, तो एक फर्म में साझेदार क्या होता है, देखिएगा कि ए ऑप्शन है कि बाहरी व्यक्ति को अपना हित हस्तांतरित नहीं कर सकता है, गलत है आपका। ठीक है। बी है कि बाहरी व्यक्ति को अपना हित बहुमत साझेदारों की स्वीकृति से हस्तांतरित कर सकता है, ये भी आपका गलत है। नेक्स्ट है
बाहरी व्यक्ति को अपना हित सभी साझेदारों की स्वीकृति के बिना हस्तांतरित कर सकता है, ये भी आपका गलत है। ठीक है, आपका ऑप्शन सही होगा ये, कि बाहरी व्यक्ति को अपना हित सभी साझेदारों की स्वीकृति से हस्तांतरित कर सकता है। यानी कोई भी साझेदार अगर अपने हित का हस्तांतरण किसी बाहरी व्यक्ति को करना चाहता है तो वह सभी साझेदारों की सहमति से, ठीक है, अपने जो हित का हस्तांतरण कर सकता है। ठीक है, तो बाहरी व्यक्ति को अपने हित का सभी साझेदारों की स्वीकृति से हस्तांतरित कर सकता है, कोई भी साझेदार अपने हित का हस्तांतरण कर सकता है। तो इसलिए डी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए और बे और से एक फर्म में साझेदार हैं जिनका लाभ अनुपात 4:3:2 है। द को साझेदार बनाने के बाद उनका त्याग अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो देखिए कि इस क्वेश्चन में ना ही तो आपका पुराना अनुपात दिया गया है, ना ही नया अनुपात दिया गया है। ठीक है, तो जब क्वेश्चन में पुराना अनुपात या नया अनुपात न दिया गया हो तो त्याग अनुपात जो दिया होता है वही त्याग अनुपात मान लिया जाता है। ठीक है, जिनका लाभ अनुपात क्या गया, यानी कि इसी लाभ अनुपात जो है यही लाभ अनुपात जो उनका त्याग अनुपात मान लिया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर 4:3:2 ही हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसा होता है कि अगर आपके साझेदारी में जो आपका साझेदारी सल्लेख में स्पष्ट ना हो, ठीक है, या साझेदारी सल्लेख का अभाव हो, तो ऐसी कंडीशन में जो आपका लाभ अनुपात होता है वही त्याग अनुपात को मान लिया जाता है। ठीक है, तो आपका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि साझेदारों को ब्याज दिया जाना है तो इसकी गणना प्राय की जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो साझेदारों को ब्याज दिया जाता है तो इसकी गणना जो की जाती है वो वर्ष के आरंभ में पूंजी लगाई गई पूंजी पर जो है ब्याज की गणना की जाती है। ठीक है, क्योंकि साझेदारी अधिनियम में क्यों साझेदारों को जो है वो साझेदारी की पूंजी पर ब्याज देने का कोई प्रावधान नहीं होता है। ठीक है, परंतु अगर साझेदारी सल्लेख में यह प्रावधान हो, ठीक है, तो साझेदारों को पूर्व निर्धारित, यानी कि जो आपकी जो वर्ष के आरंभ में पूंजी लगाई गई है उसी पूंजी पर जो है ब्याज की गणना की जाएगी आपकी। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साझेदारी संस्था के लेखों का अंकेक्षण निम्नलिखित द्वारा निर्धारित किया गया है। ठीक है, तो देखिएगा इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, भारतीय साझेदारी अधिनियम द्वारा, बी है भारतीय कंपनी अधिनियम द्वारा, सी है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया अधिनियम द्वारा। ठीक है, ये 3 ऑप्शन दिए गए। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय साझेदारी जो अधिनियम है 1932 के अनुसार, ठीक है, साझेदारी संस्था के लेखों का अंकेक्षण निम्नलिखित द्वारा निर्धारित किया, यानी कि ए और बी और सी किसी के द्वारा भी निर्धारित नहीं किया गया है। ठीक है, क्योंकि साझेदारी का अंकेक्षण जो कराना होता है वो क्या होता है, आवश्यक नहीं होता है। वो साझेदारों के लिए, साझेदारी के लिए या साझेदारों के लिए क्या होता है, वो उनकी इच्छा पर कर होता है कि वो अपनी साझेदारी का अंकेक्षण करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपका ऑप्शन का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा कि ए और बी और सी किसी के द्वारा नहीं, यानी कि साझेदारी अधिनियम द्वारा भी अंकेक्षण कराना अनिवार्य नहीं है, भारतीय कंपनी अधिनियम द्वारा भी अनिवार्य नहीं होता अंकेक्षण, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ द इंडिया ऑफ अधिनियम के द्वारा भी अंकेक्षण जो निर्धारित नहीं किया गया है साझेदारी संस्था का। ठीक है, तो ये तीनों ऑप्शन आपके क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब एक साझेदार कपट या लापरवाही के लिए अपने अधिकार के अंतर्गत दोषी माना जाता है तो, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ऐसे ऑप्शन दिए गए हैं, केवल वही अपने कृत्य के लिए उत्तरदायी होगा, गलत। ठीक है, नेक्स्ट है वह निकाला जा सकता है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। सभी साझेदार उत्तरदायी माने जाते हैं यदि इस संबंध में करार हो, ये भी आपका गलत हो जाएगा। इसका ऑप्शन सही होगा आपका डी, सभी साझेदार उत्तरदायी होते हैं चाहे ऐसा कोई करार ना हो, क्योंकि साझेदारी संस्था में क्या होता है कि साझेदार जो एक दूसरे के लिए काम करते हैं और एक दूसरे के काम के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, यानी कि अगर ए ने कोई कार्य किया है तो बी और सी जो उसके कार्य के लिए उत्तरदायी होंगे। ठीक है, तो इसलिए सभी साझेदार उत्तरदायी होते हैं चाहे कोई ऐसा करार हो या ना हो। ठीक है, तो आपका आंसर डी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए और ब 2:1 के अनुपात में साझेदार हैं, वे स को 1/4 भाग के लिए प्रवेश देते हैं। स अपने अंश की ख्याति के लिए 3000 रुपये लाता है, फर्म की ख्याति का कुल मूल्य कितना होगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि जो स अब फर्म के अपने हिस्से की जो ख्याति ला रहा है वो 3000 रुपये ला रहा है। ठीक है, और प्रवेश में जो भाग देता है वो कितना 1/4 देता है। ठीक है, तो इस ख्याति के मूल्य से हम क्या फर्म की ख्याति निकाल सकते हैं। क्या होता है
कि इस 3000 रुपये का जो हमारी जो एक जो रेशियो लाया है, ठीक है, यानी 1/4 है, इसे बस आप क्या कर दीजिए, इस रेशियो को पलट दीजिएगा, यानी कि इसे अपॉन कर दीजिएगा। देखिएगा कि फर्म की ख्याति का कुल मूल्य 3000 गुणे 4/1 हो जाएगा। ठीक है, हमने 1/4 को हमने क्या कर दिया, वो 4/1 कर दिया, यानी कि इस जो है इस राशि को, जो इस अनुपात को जो हमने बदल देंगे तो हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो 3000 की 30 से 3000 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 12000 हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए फर्म की ख्याति जो हो जाएगी हमारी कितनी हो जाएगी, वो 12000 रुपये हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी समझौते के अभाव में यह माना जाता है कि एक नया साझेदार पुराने साझेदार से अपने लाभ का हिस्सा प्राप्त करता है। ठीक है, अगर समझौते का अभाव है, यानी कि साझेदारी संलेख नहीं बनाया गया है, ठीक है, या इसमें उसका उल्लेख नहीं किया गया है, तो बात हो रही है, तो एक नया साझेदार पुराने साझेदार से अपने लाभ का हिस्सा प्राप्त कर सकता है, वो पुराने अनुपात में ही कर सकता है, यानी कि ओल्ड रेशियो में ही कर सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी, ओल्ड रेशियो यानी पुराने अनुपात में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सहकारी समिति के पंजीकरण के लिए आवश्यक सदस्यों की न्यूनतम संख्या होती है। ठीक है, तो एक सहकारी समिति में पंजीकरण के लिए सदस्यों की न्यूनतम संख्या जो होती है वो आपकी 10 होनी चाहिए। ठीक है, और ये सहकारी समिति में जो पंजीकरण कराया जाता है, सदस्य की न्यूनतम पंजीकरण कराया जाता है, वो सहकारी समिति अधिनियम 1912 के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, किसके, सहकारी समिति अधिनियम 1912 के अंतर्गत जो सदस्यों की न्यूनतम संख्या का पंजीकरण कराया जाता है आपका। तो इसमें कहा गया है कि एक सहकारी समिति के पंजीकरण के लिए आवश्यक सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए, वो आपकी 10 होनी चाहिए आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साझेदारों द्वारा किए गए आहरण पर ब्याज की गणना हेतु तो निम्नलिखित विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो साझेदारों द्वारा किए गए आहरण पर ब्याज की जो गणना की जाती है वो आपकी गुणनखंड विधि, ठीक है, और औसत भुगतान विधि और साधारण विधि द्वारा जो आहरण पर ब्याज की गणना की जाती है। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा गुणन विधि, यानी गुणनफल विधि हो जाएगा, यानी साझेदारों द्वारा किए गए आहरण पर ब्याज की गणना जो की जा सकती है वो आपकी प्रोडक्ट मेथड यानी कि गुणनफल विधि द्वारा की जा सकती है आपकी। ठीक है।